गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के पश्चिम बंगाल दौरे पर हैं। अमित शाह ने दक्षिण 24 परगना से परिवर्तन यात्रा के 5वें चरण की शुरुआत की। अमित शाह ने ममता बनर्जी पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि वो जय श्री राम के नारे पर नाराज हो जाती हैं। ये जय श्री राम का नारा तुष्टीकरण के खिलाफत का प्रतीक है। ममता बनर्जी ने अमित शाह के तुष्टीकरण के आरोप पर पलटवार किया। दुर्गा पूजा भी ममता जी नहीं करने देता, बल दुर्गा पूजा नहीं करने देता तो 28,000 क्लब को 50,000 रुपया ऐसे मिलते। गृह मंत्री अमित शाह ने नारायणपुर गांव में शरणार्थी परिवार के साथ खाना खाया और कहा कि बंगाल में कमल खिलने वाला है। कि ममता दीदी, तृणमूल के गुंडों ने हमारे 130 कार्यकर्ताओं को मार डाला है, उनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। बंगाल की धरती पर ताकत के साथ कमल खिलने वाला है। ममता बनर्जी ने अमित शाह को अभिषेक बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ने की चुनौती दी। दीदी और भातीजा बोलते हैं তাহলে আমি চ্যালেঞ্জ করছি অমিত শাহকে, ফার্স্ট ইউ কন্টেস্ট উইথ অভিষেক ব্যানার্জি এন্ড টেল দ্য নেম আর কি করেছে তোমাকে বলতে হবে। बुधवार की रात मुर्शिदाबाद में रेलवे स्टेशन जाते वक्त जाकिर हुसैन पर बम से हमला हुआ था। गंभीर रूप से जख्मी हालत में उन्हें इलाज के लिए कोलकाता में भर्ती कराया गया था। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज अस्पताल जाकर उनका हाल जाना। मुख्यमंत्री ने हमले की SIT जांच का आदेश दिया। साथ ही जाकिर हुसैन पर हुए बम हमले के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। देखो, रेल मिनिस्टर एटुकु बोले दिल खालास हो गेल, आमार एकटा मिनिस्टर सह आमार 26 जन साधारण मानुष तारा आजके मृत्युर दिके लड़ाई करছে। रेल मिनिस्टर की जाने ताদের हाथ उड़े গেছে, তাদের পা উড়ে গেছে, তাদের মুখ ঝলসে গেছে, তাদের কি অবস্থা একবার ভেবে দেখেছে? गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बंगाल में होने वाली सियासी हिंसा की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि गुंडे पाताल में भी छिप जाएं, उन्हें खोजकर जेल में डाला जाएगा। जो गुंडे ममता दीदी की सह पर आज छिप कर बैठे हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं, जहां छिपना वो छिप जाओ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, पाताल में से ढूंढकर जेल की सलाखों के पीछे आपको डालेंगे। कांग्रेस ने भी मुर्शिदाबाद में हुई बमबाजी के लिए ममता सरकार की कानून व्यवस्था को जिम्मेदार बताया। ये बहुत ही बड़ी घटना है कि जो बम ब्लास्ट हुआ है पूरे देश ने देखा है और ये दर्शाता है कि बंगाल में कानून व्यवस्था कितनी चरमरा गई है और उसको रोकथाम करने में ना तो प्रदेश सरकार सफल है, ना केंद्र सरकार सफल है। आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच तकरीबन 1 घंटे तक बातचीत हुई। इसमें सूबे के राजनीतिक हालात पर चर्चा हुई। पुदुचेरी में चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस सरकार संकट में आ गई है। उप राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन ने मुख्यमंत्री वी नारायणसामी को 22 फरवरी को शाम 5 बजे तक विधानसभा में बहुमत साबित करने को कहा है। सौंदरराजन के उपराज्यपाल की शपथ लेते ही आज मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेताओं ने उनके साथ अलग अलग बैठक की। इसके तुरंत बाद उपराज्यपाल ने फ्लोर टेस्ट का आदेश दिया। No, they met Honorable Lieutenant Governor and she also discussed with me about it. पुदुचेरी में कांग्रेस के 4 विधायक इस्तीफा दे चुके हैं। एक MLA को सदन से अयोग्य ठहराया जा चुका है। 33 सदस्यीय विधानसभा में नई सदस्य संख्या 28 है। सत्ताधारी कांग्रेस गठबंधन के पास अब 14 MLA हैं। इनमें कांग्रेस के 10, DMK के 3 और 1 निर्दलीय हैं। बहुमत संख्या 15 है। विपक्ष के पास भी 14 MLA हैं। अप्रैल मई में जिन 5 राज्यों में चुनाव हैं, उनमें पुदुचेरी भी है। मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 21 जून को खत्म हो रहा है। कांग्रेस ने केंद्र पर पुदुचेरी सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगाया था। केंद्र ने 2 दिन पहले ही पुदुचेरी की LG किरण बेदी को हटाया था। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने अभिनेता अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार की फिल्में रिलीज नहीं होने देने और उनकी शूटिंग रोकने की धमकी दी है। नाना पटोले ने महंगाई और किसानों के मुद्दे पर दोनों अभिनेताओं की कोई राय न रखने पर यह धमकी दी। इंटरनेशनल बाजार में कच्चे तेल के दाम क्या है, अमिताभ बच्चन जी और अक्षय कुमार को मालूम नहीं। आज क्यों नहीं ट्वीट कर रहे? ऐसे लोगों की पिक्चर महाराष्ट्र में कभी देखी नहीं जाएंगी, शूटिंग भी नहीं होगा। अक्षय कुमार ने किसान आंदोलन पर विदेशी दुष्प्रचार के जवाब में पिछले दिनों विदेश मंत्रालय के हैशटैग को रीट्वीट किया था, जबकि अमिताभ बच्चन ने इनमें से किसी मुद्दे पर कोई राय नहीं रखी है। नाना पटोले की इस धमकी को बीजेपी ने पब्लिसिटी स्टंट बताया है।
को ये पता है कि अमिताभ जी या अक्षय कुमार या सेलिब्रिटीज के ऊपर बोला तो दिन भर खबर चलती है, नए नए अध्यक्ष बने, उनको भी अपना नाम कमाना है। इससे पहले महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख भारत रत्न सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर के ट्वीट की जांच की बात कह चुके हैं। सचिन और लता ने विदेशी दुष्प्रचार के खिलाफ देश का पक्ष रखा था। कांग्रेस का आरोप था कि बीजेपी दबाव डालकर ट्वीट करवा रही है। कृषि कानूनों के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा के रेल रोको अभियान का देश भर में मिला जुला असर दिखाई दिया। किसानों ने पटना, अमृतसर, जम्मू, जयपुर और पलवल के साथ कई और शहरों में रेल रोकने की कोशिश की। दिल्ली और हरियाणा में रेलवे पुलिस ने अलर्ट जारी कर दिया था। दिल्ली मेट्रो ने एहतियातन 4 मेट्रो स्टेशनों को बंद कर दिया था। किसानों के रेल रोको अभियान से आम रेल यात्री परेशान रहे। तो जाना तो जरूरी है, अब देखिए क्या होता है आगे। किस उद्देश्य से कहाँ जाना चाहता है, उसका तो वो नहीं होना चाहिए। बहुत मुश्किल हो जाता, कोई हारी है, बीमारी है, कोई इमरजेंसी है, तो कैसे पहुंचेगा वो वहाँ पर। अभियान खत्म होने के बाद रेलवे ने कहा कि ट्रेनों के संचालन पर रेल रोको अभियान का असर न के बराबर रहा और अब सभी ट्रेनें सामान्य रूप से चल रही हैं। एक आध जगह को छोड़ के, नॉर्थ में छोड़ के पूरे इंडिया में सिचुएशन मोरल सामान्यतः नॉर्मल है। भारत बंद नहीं है और नहीं जनहित में भी है और असर फॉर्चुनेटली इसका हमारी रेलवेज मोरल सुचारू रूप से चल रही हैं। केंद्र सरकार ने एक बार फिर कहा है कि वो आंदोलनकारी किसानों से बातचीत करने के लिए तैयार है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गुवाहाटी में कहा कि सरकार किसानों से बातचीत कर विवाद का हल चाहती है। लगातार किसान यूनियन के साथ चर्चा में रहा हूँ। भारत सरकार आज भी इस मत की है कि वो कृषि कानूनों पर क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा करें। अगर कोई भी क्लॉज किसान के प्रतिकूल है तो सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान 85 दिन से आंदोलन कर रहे हैं। दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है। किसानों की मांग है कि सरकार तीनों कृषि कानून रद्द करे, लेकिन सरकार का कहना है कि अगर किसान कृषि कानूनों को रद्द करने की जिद छोड़ देते हैं तो समझौता हो सकता है। दिल्ली हिंसा के टूल किट केस में दिल्ली पुलिस ने कोई भी जानकारी मीडिया में लीक करने से इनकार किया है। दिल्ली पुलिस इस दावे पर अदालत को हलफनामा भी देगी। टूल किट केस में गिरफ्तार दिशा रवि ने आज दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका देकर कहा था, जांच से जुड़ी सामग्री मीडिया में लीक की जा रही है। दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस पूर्वाग्रह से ग्रसित है। मीडिया को भी व्हाट्सएप चैट दिखाने से रोका जाए। दिशा रवि ने इस मामले में अपनी गिरफ्तारी को भी गैर कानूनी बताया। जवाब में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में कहा, टूल किट की जांच से जुड़ी कोई जानकारी लीक नहीं हुई है। याचिका पर कल भी सुनवाई होगी, क्योंकि मामले से जुड़े कई पक्ष आज पेश नहीं हो पाए। दिशा रवि को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है, जबकि मामले में फरार चल रहे 2 और आरोपी निकिता जैकब और शांतनु को बॉम्बे हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिल चुकी है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव मामले में दोनों बच्चियों के शव पोस्टमार्टम के बाद उनके परिवार को सौंप दिए गए हैं। कल सुबह दोनों का अंतिम संस्कार किया जाएगा। बच्चियों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक दोनों बच्चियों के शरीर में जहर के अंश मिले हैं। दोनों के शरीर पर कहीं चोट के निशान नहीं थे। दोनों के गले में फंदे के कोई निशान नहीं मिले हैं। बच्चियों के यौन शोषण के भी सबूत नहीं मिले हैं। यूपी पुलिस ने मामले में अज्ञात लोगों पर हत्या और शव छिपाने का केस दर्ज किया है। यूपी पुलिस ने जांच के लिए 6 टीमें बनाई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले को दुखद बताते हुए कहा, उन्नाव की दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर डीजीपी से पूरी रिपोर्ट मांगी है। अस्पताल में भर्ती पीड़ित को बेहतर और मुफ्त इलाज मिलेगा। वहीं बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। उन्नाव के बबूरहा गांव में 3 नाबालिग लड़कियां कल खेत में दुपट्टे से बंधी हुई मिली थीं। 2 लड़कियों की मौत हो चुकी है, जबकि तीसरी अस्पताल में वेंटिलेटर पर है। जम्मू कश्मीर के दौरे के दूसरे दिन 23 देशों के राजनयिकों ने आज उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात की। उपराज्यपाल ने उन्हें बताया कि केंद्र शासित प्रदेश परिसीमन का काम तेजी से चल रहा है। जैसे ही ये काम पूरा होगा, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराए जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर एंड द होम मिनिस्टर जस्ट 3-4 days before on the floor of the house, he assured the country that after the process of delimitation is completed, we will go for assembly elections. वहीं सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी ने आरोप लगाया कि जम्मू कश्मीर में जुल्म हो रहे हैं और सरकार ये सच छिपा रही है। अरे क्या कहें, हमारे देश के अंदर हमारे एमपीज को देश के अंदर चुने हुए प्रतिनिधि को जाने नहीं देते। अब जो है विदेशी दूतावास के लोगों को जो है वहाँ पर ले आकर नुमाइश दिखा रहे हैं।
वहीं शिवसेना नेता संजय राउत ने विवादित सलाह दी कि विदेशी डेलीगेशन को लोकतंत्र मापने किसानों के बीच भी जाना चाहिए। ये जो डेलीगेशन है उसने जो गाजीपुर बॉर्डर हो, सिंगू बॉर्डर है, वहाँ जाकर भी एक बार डेमोक्रेसी के बारे में वहाँ के किसानों के साथ चर्चा करनी चाहिए। जम्मू कश्मीर में विदेशी राजनयिकों का 18 महीने में ये तीसरा दौरा है। उत्तर प्रदेश में आज से विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो गया। विधानसभा में राज्यपाल आनंदीबेन के अभिभाषण के दौरान समाजवादी पार्टी विधायकों ने बैनर लहराए और नारेबाजी की। विपक्ष के विधायक कृषि कानून, महंगाई, गन्ना किसानों के मुद्दे पर ट्रैक्टर के साथ विधानसभा पहुंचे। हंगामे की वजह से विधानसभा की कार्यवाही कल 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्य में 22 फरवरी को वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बजट पेश करेंगे। पहली बार उत्तर प्रदेश में पेपरलेस बजट पेश किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम में महाबाहु ब्रह्मपुत्र प्रोजेक्ट की शुरुआत की। हजारों करोड़ रुपए की इस परियोजना के तहत प्रधानमंत्री मोदी ने कई प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया और कई की नींव रखी। प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी के बाद असम की अनदेखी न होती तो विकास की दौड़ में असम बहुत आगे होता। अब हालात बदल रहे हैं। ब्रह्मपुत्र पर कनेक्टिविटी से जुड़े जितने काम पहले होने चाहिए थे उतने नहीं हुए। इस वजह से असम के भीतर भी और नॉर्थ ईस्ट के अन्य क्षेत्रों में कनेक्टिविटी हमेशा एक बड़ी चुनौती बनी रही। महाबाहु ब्रह्मपुत्र असम में कनेक्टिविटी का प्रोजेक्ट है। इसमें सबसे बड़ा काम रोड कनेक्टिविटी पर होगा। कई नई सड़कों और पुलों का निर्माण होगा। परियोजना के तहत वाटर टर्मिनल और हेलीपोर्ट भी बनाए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने ब्रह्मपुत्र नदी पर असम और मेघालय को जोड़ने वाले पुल का भी शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत के पावर सेक्टर को 4 मंत्र दिए। एक वेबिनार में प्रधानमंत्री ने 4R का फॉर्मूला बताया। पावर सेक्टर में हम जिन 4 मंत्रों को लेकर चले वो है रीच, रीइंफोर्स, रिफॉर्म्स और रिन्यूएबल एनर्जी। प्रधानमंत्री ने कहा कि पावर सेक्टर में सुधारों से स्थिति बेहतर हुई है। सरकार बिजली वितरण से जुड़ी समस्याओं को दूर करने पर जोर दे रही है। पिछले 6 साल में देश में नवीकरणीय ऊर्जा यानी रिन्यूएबल एनर्जी की क्षमता में 2.5 गुना बढ़ोतरी हुई है, जबकि सोलर एनर्जी का ग्राफ 15 गुना बढ़ा है। लगातार 10वें दिन आज भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई। दिल्ली में पेट्रोल 34 पैसे और डीजल 32 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया। इसके बाद दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 89 रुपए 88 पैसे और डीजल की कीमत 80 रुपए 27 पैसे हो गई। मुंबई में पेट्रोल की कीमत आज 96 रुपए 32 पैसे और डीजल 87 रुपए 32 पैसे। कोलकाता में पेट्रोल 91 रुपए 11 पैसे, डीजल 83 रुपए 86 पैसे और चेन्नई में पेट्रोल 91 रुपए 98 पैसे और डीजल 85 रुपए 31 पैसे प्रति लीटर हो गया। 9 फरवरी से लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। इस महीने 12 बार पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ी है। सीपीएम नेता सीताराम येचुरी ने बीजेपी सरकार में तेल की कीमतें 217% बढ़ने का आरोप लगाया है। बजट में जो कंसेशन दिया है उन्होंने आपके कॉर्पोरेटों को और अमीर लोगों को, उसके अंदर घाटा हो रहा है आमदनी का सरकार को, उस घाटे को पूरा कर रही है। इस तरीके से दाम बढ़ाकर लोगों पे आर्थिक हमला करते हुए ये स्वीकार नहीं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.